मेरे समस्त प्रिय मित्रों, जो 16 तारीख को अपनी प्रथम बोर्ड परीक्षा देंगे या अपनी इंटर की बोर्ड परीक्षा देंगे, उन सभी मेरे प्रिय मित्रों के लिए मेरी ओर से, मेरे हृदय पटल की आंतरिक गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाइयां। मित्रों, जो आज का हम ये सेशन लेकर आए हैं, ये खास आपके लिए है और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हम पेपर को किस तरीके से हल करें। हमारे कुछ नए मित्र होंगे जो पहली बार बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि हम पेपर कैसे हल करें। मित्रों, जब परीक्षा में वहां बैठते हैं तो जो हमारे हृदय की धड़कनें होती हैं वह एक नया आयाम प्राप्त कर लेती हैं और उनकी तीव्रता अत्यधिक तेज हो जाती है। तो वह तीव्रता ना आए उसके लिए हमें पहले से ही तैयार होना पड़ता है। मित्रों, मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताऊंगा। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तैयारी को परखने के लिए आप आज का पास रात है तो आप आज याद कीजिए, और जो कल दिन है 15 तारीख, उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आप पेपर को हल कीजिए। जो मॉडल पेपर उठा लीजिए या आपके गैस पेपर के पीछे जो निकलता है मॉडल पेपर, वो या बोर्ड की परीक्षा से मॉडल पेपर ले लीजिए, उसे क्या कीजिए, उसे हल कीजिए। उससे आपके लिए क्या पता चल जाएगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसा है, क्या हमारा समय निर्धारित है उस समय के अंतर्गत हम उस पेपर को हल कर पा रहे हैं। अगर आप पेपर हल कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही बढ़िया हैं और आपके अंदर एक जो है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमारे पास ओवर नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं पेपर इतनी देर में कर दूंगा और मैं अच्छा करके आऊंगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अरे मैं सबसे ज्यादा करके आऊंगा, अरे मैं 95 करके आऊंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कई बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वह भी शिखर से बिल्कुल नीचे तल में आ जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं अरे यार क्या होगा, क्योंकि वो आशा करते हैं कि मेरे तो 95 ही आएंगे, तो वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और मित्रों, आपने एक कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। उसमें कछुआ जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि खरगोश प्रयास तो करता है, तीव्रता से करता है, किंतु वह क्या होता है, उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह क्या करता है, दौड़ लगाना छोड़ देता है। वह कहता है मैं तो जीत जाऊंगा, ये कछुआ है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। तो मित्रों, आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने पास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो दोस्तों, आज हम जो सेशन लेकर आए वह शुरुआत करते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि ये सेशन देखने के बाद में आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आपके मन में जितनी भी क्वेरी हैं, वो आपके सभी खत्म हो जाएंगे और आप पेपर से पहले पेपर देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने जो विषय लेकर आए हैं परीक्षा पर चर्चा। तो आइए चर्चा करते हैं कि परीक्षा हम किस प्रकार से दें। मित्रों, हमारा जो पेपर का पैटर्न है हाई स्कूल के हिसाब से, यानी जो हमारे 10वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो हमारा पेपर का जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, सबसे पहले हमारे 20 प्रोबेबिलिटी के प्रश्न आएंगे। इन पे हमें बहुत फोकस करना है। अब कुछ हमारे मित्र ऐसे होंगे वो कहेंगे बहुविकल्पीय तो बहुत है, मैं कैसे तैयारी करूं। मित्रों, एक दिन बचा है, अब आप क्या पढ़ेंगे? आप इन बहुविकल्पियों के चक्कर में अपना पूरा पेपर भी खराब कर देंगे। मित्रों, आप सीधे से एक गैस पेपर उठाइए या आप एक अपनी जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उसे उठाइए। उसमें बहुविकल्पियों को देखिए कि हमारे बहुविकल्पीय कितने हैं। अभी आप उन्हें छोड़ दीजिए। आप उनके लिए कल शाम, यानी पेपर से एक दिन पहले वाली जो शाम होती है, उसमें आप उन्हें 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप उन्हें दीजिए। उनमें आप बहुविकल्पीय एक बार पढ़ लीजिए मन से, बिल्कुल शांत मन से। ऐसे पढ़िए, बिल्कुल उसमें तन्मयता से घुस जाइए और उन्हें बिल्कुल इतनी बढ़िया तरीके से पढ़िए कि ये लगे कि एक हमारा ये इश्क है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज में मन नहीं लगाते हैं तब तक वो चीज आपके मन में नहीं आती है। आप बिल्कुल, अगर आप मोबाइल अपने पास रखते हैं तो मोबाइल को दूर रख दीजिए और बिल्कुल तन्मयता से इन्हें 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए। किन्हें? जो बहुविकल्पीय होते हैं, लगभग आपके 100 बहुविकल्पीय होंगे। कितने? 100 आप उन्हें पढ़ लीजिए।
और कुछ रचनाएं देख लीजिए, कुछ तो आपके जो आपके सिलेबस में है कवि और लेखक उनकी रचनाएं देख लीजिए, कुछ बाहर से देख लीजिए और वो आ जाती हैं। तो आप क्या कीजिए, 2 से 3 घंटे ले दीजिए और एक क्रम से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास समय अब याद करने का नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो वो आपका अचेतन मन होता है, उसके अंदर वो स्मरण हो जाती है। और जब आपके सामने एक प्रश्न आता है तो आपका जो अचेतन मन होता है वह चेतन मन के लिए उस जो आपके मन में जो स्मरण हो जाता है उस प्रति के लिए प्रेषित कर देता है। और वह जो प्रेषित की हुई चीज होती है वह आपके मन में जागृत होती है कि नहीं। आपके मन में जैसे मानो 4 आपके बहुलिपि के 4 आंसर हैं, तो आपका जो अचेतन मन होता है वो कहता नहीं इन 2 में से एक होगा। अब बात आई आपके 2 की, अब इन 2 में से एक होगा, तो आपका जो अचेतन मन होता है वो एकदम कहता नहीं नहीं हमने इससे रिलेटेड ये पढ़ा था। तो आप क्या करते हैं, उसमें से समझ लेते हैं कि नहीं ये होगा या ये होगा, तो आप उसमें से सही प्रश्न का आंसर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या कीजिए, आप 2 से 3 घंटे पेपर से एक रात पहले, जो पेपर से पहले की रात है उस रात में पढ़ लीजिए और सो जाइए। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मित्रों हमारे पास अब समय नहीं बचा है। अगर समय होता तो हम आपके लिए अलग तरीका बताते कि कैसे पढ़िए। अब समय नहीं बचा है, हमें बिल्कुल किसी भी हाल में पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और मार्क्स की जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ले पढ़े आप और लेकर आए अच्छे अंक। तो दोस्तों आप 2 से 3 घंटे बहुलिपि पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, जब सुबह उठे नहाए धोए, आपका पेपर पहली मीटिंग में होगा 7 बजे से, तो आप क्या कीजिए 6 बजे तैयार हो जाइए और आधे घंटा में एक बार फिल्म का रिवाइज कर लीजिए। कोई रिवाइज मतलब पढ़ लीजिए एक बार सब प्रश्नों को। उसके बाद में आप चले जाइए, अपने घर से निकल जाइए। उसके बाद में आप बात आती है गद्य और पद्य की व्याख्या कैसे करेंगे। मित्रों हमारे 20 नंबर कवर होने के बाद में हमारी आती है गद्य और पद्य की व्याख्या, जो कि हमारे इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत लगभग जो हमारा प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत सेकंड हमारा प्रश्न आता है व्याख्या। जो सेकंड खंड होता है उसका पहला कि व्याख्या कैसे करें। तो इसमें दोस्तों हमारा सबसे पहले आती है गद्यांश की व्याख्या खंड वा। तो आप कॉपी कैसे लिखेंगे, जाते जाते आप कॉपी कैसे लिखेंगे। आपके लिए पहले तो OMR शीट मिलेगी, OMR शीट के लिए आप अलग हटा दीजिए। अभी हमारे लिए OMR शीट से कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे पहले उठाइए अपनी जो कॉपी मिली है, कॉपी में एंट्री करिए, पेपर पढ़िए, डायरेक्ट कॉपी के ऊपर ब्लैक पेन से डालिए खंड वा, और क्या कीजिए उसे अंडरलाइन कीजिए, अपना प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल के उसे हल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसमें हमारा क्या आएगा, दूसरा गद्य एवं पद्य की व्याख्या। तो मित्रों हमारे आएगा गद्य की व्याख्या। अब आप कहेंगे कि हम गद्य की व्याख्या कैसे करें, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अरे मित्रों अगर आप पेपर में छोड़ के चले आएंगे तो आपके लिए 1 अंक भी नहीं देगा एग्जामिनर। वो पागल नहीं बैठा है, आपके लिए छोड़ना कुछ नहीं है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, कौन कहता है कि पढ़ लीजिए, लेकिन बस मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आप क्या कीजिए, आपके पास समय है, आपके पास गैस पेपर भी होंगे, आप गैस पेपर उठाइए और गैस पेपर से क्या कीजिए कि जो आपके में 4 है, गद्य में 4 चैप्टर हैं, उसमें से आप कुछ ज्यादा मत पढ़िए। आपके पास में जो 4 है उसमें एक है मित्रता, पहला चैप्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ मित्रता नाम का एक आपके में टॉपिक है, उसे आप लीजिए, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। क्योंकि जब आप कुछ चीज पढ़ लेते हैं तो वो आपको मैंने बताया जैसे कि अचेतन मन में स्मरण हो जाती है, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिए, जैसे मानो अभी आपके सामने एक उदाहरण रखने जा रहा हूं। जैसे मानो हमारे सामने आ गए मित्रता में से कि जो मैं आपको बताऊं मित्रता का जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारा गद्य खंड है वो हमारा होता है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है, और यहां से लेकर ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यहां तक जो हमारा गद्य खंड आता है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप पढ़ के गए ही नहीं इसे, तो दोस्तों ये हिंदी है, अगर आप इसके शब्दों को संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ तोड़ के देखेंगे और उसका मतलब निकालेंगे तो आप उसे अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं। और व्याख्या का मतलब क्या होता है, बड़ा चढ़ा के लिखना, अपने शब्दों में उसे व्यक्त करना। तो आप अपने शब्दों में उसे व्यक्त कैसे करेंगे, देखिए मित्रों इसमें आप हमसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों उसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया कि व्यक्ति को
मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, 3 क्वेश्चन पूछेगा हमसे। तो हमारा जैसे पहले देखा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये हमारे इसके संदर्भ के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों आपकी ये जो 2 नंबर आएंगे, जो 2 नंबर आपके आएंगे वो आपके कैसे स्टार्ट होंगे, वो पक्के हो जाएंगे एक तरीके से। अगर मैं कहूँ कि आपके 2 नंबर पक्के हो गए पेपर में, कैसे हो गए पक्के? आपके में 4 चैप्टर हैं, आपके पास थोड़ा सा टाइम निकालिए, चारों चैप्टरों के लेखकों के नाम और उनके पाठ, मतलब जो चैप्टर है पाठ का नाम, ये आप क्या कीजिए, स्मरण कर लीजिए। आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब आप कहेंगे भैया 2 नंबर पक्के कैसे हो गए, हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा गद्य खंड कौन से पाठ से अवतरित है? तो मित्रों आप जब पाठ का नाम याद करेंगे, मानो हमारा पहला चैप्टर है मित्रता, तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि गद्य खंड ये मित्रता से कैसे आया है, कि ये गद्य खंड मित्रता का है, आप ये कैसे पहचानेंगे? तो मित्रों आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि हमारा जो चैप्टर का नाम मित्रता है, तो उसमें जो गद्य खंड में बात करी जाएगी वो मित्र की ही बात की जाएगी, मित्र के बारे में, उसके गुण के बारे में, और जो मित्रता होती है उसके बारे में बात करी जाएगी। तो आप उस गद्य खंड के लिए मन से पढ़िए, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हमारे कौन से चैप्टर से अवतरित है। जब आपके लिए पाठ का नाम याद होगा तो आप उससे रिलेट कर लेंगे। मानो ममता है, तो ममता में क्या होगा, आप एक बार जो कहानी पढ़ेंगे उसे पता चल जाएगा भैया क्या है, ममता से ही लिया गया होगा। तो आपके पास आ गया, ये क्या होगा, आपके 2 नंबर पक्के हो गए कि हमने क्या किया, लेखकों के नाम याद कर लिए सबके, और पाठ का नाम याद कर लिया कि कौन से लेखक ने कौन सा पाठ लिखा है। उसके उपरांत हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे, पहचान लेंगे ये मित्रता से, तो उसमें मित्र की बात होगी। और हमारा दूसरा कौन सा है इसके बाद में, ममता है, ममता से देख लेंगे भैया इसमें हमारे लिए कौन कौन से आए। भारतीय संस्कृति, संस्कृति में भैया संस्कृति की बातें होंगी, तो संस्कृति की जब बातें होंगी तो हम पहले ही बता देंगे ये संस्कृति से अवतरित है। उसके तदुपरांत हमारे पास आएगा एक और चैप्टर है अजंता, तो भैया हम ये भी बता देंगे कि अजंता में ये क्या है, कि गुफाओं वगैरह की बातें करी जाएंगी, पहाड़ पर्वत की बात करी जाएगी, तो ये हम वहां से बता देंगे कि ये अजंता से अवतरित है। तो ये हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसमें जैसे मानो एक हमारे लिए 4 लाइन का गद्य खंड दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से 2 लाइनें रेखांकित कर दी और कहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहुत से जो मित्र हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी धुन में क्या करते हैं, 4 लाइनों की व्याख्या करके लगाते हैं। अरे मित्रों नहीं, ऐसा हमें नहीं करना, जितना पूछा जाए हमें उतना ही करना है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ में करना है। ये नहीं कि हमने इस पे व्याख्या पे ही लगभग 20-25 मिनट लगा दिए। तो मित्रों आगे क्या करोगे, निबंध है आपके पास में, खंड काव्य है, मित्रों आपके पास कई चीजें, तो आपके लिए है टाइम मैनेज आपके लिए करना होगा। तो आप क्या कीजिए, 2 लाइनें उनकी रेखांकित अंश जो रेखांकित है उसकी व्याख्या कर दीजिए। अब व्याख्या कैसे कीजिए, जैसे मैं पढ़ता हूं अभी एक विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा कर रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ये हमारा क्या रेखांकित अंश है। अब आप इसकी व्याख्या करेंगे, तो आप पहले पढ़िए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। तो आप इसमें बना चढ़ा कैसे लिखिए कि भैया जिस प्रकार दवाई काम करती है, यानी जिस प्रकार एक औषधि काम करती है, औषधि एक रोगी व्यक्ति को रोग मुक्त कर देती है, उसी प्रकार जो एक अच्छा मित्र होता है, विश्वास पात्र मित्र होता है, विश्वसनीय मित्र होता है, वह हमारे जीवन में एक औषधि का काम करता है। हम कभी भी हतोत्साहित होते हैं, यानी हम कभी भी निराश होते हैं तो वह हमें आशा देता है। अगर हम कभी भी दुखी होते हैं तो वह हमें ढाढ़स बंधाता है। मित्रों वो मित्र क्या है, हमारे सुख दुख का साथी होता है। वह उस पर हम इस प्रकार विश्वास कर सकते हैं कि अगर हम कभी भी रोगी होंगे, यानी हम अगर दुखी हैं तो हम रोगी हैं, तो वो हमारा क्या करता है, रोग हरण कर लेता है। इस प्रकार ये मित्र की तुलना है औषधि से की गई है। तो इस प्रकार आप अपने शब्दों में बड़ा चढ़ा के व्याख्या का व्याख्यान कर सकते हैं।
अब बात आई एक, इसको मैं एक क्वेश्चन दे देंगे आपके लिए कि सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो भैया सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं? जो हमारे सुख और दुख का साथी हो और जो हमारे संकल्पों को दृढ़ करेगा, इसी में छाट लेंगे, हमारे बुराइयों से बचाएगा, हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, यानी हम बुरी संगति में जाएंगे, यानी हम गलत काम करेंगे, कुमार्ग पर जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे तो वो हमें हटाएगा, वहां से हमें सन्मार्ग पर ले जाएगा, कुमार्ग से सन्मार्ग में ले जाएगा, तो वह हमारा क्या होगा? परम मित्र होगा, सच्चा मित्र होगा। बस यही बता देंगे क्या है, हमें अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करना है और बिल्कुल शांति से पेपर को हल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं पद्य की व्याख्या। अब मित्रों पद्य में तो आपके काफी चैप्टर हैं, तो पद्य में व्याख्या मैं आपको बताऊं, आपकी ज्यादातर आ जाती है सूरदास के यहां से। सूरदास के यहां से क्या आता है? उनका एक है चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगय, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनई गूंगे पुन बोले, रंग चलई सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधु तिन पाई। मित्रों आप पद्यांश जैसे हमारा यहीं से ही अधिकतर आता है सूरदास वाले से। तो जैसे आपके लिए मानो मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं कि चरण कमल बंधु हरिराई, आपका मानो ये आ गया। अब आपके लिए पहला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप ये कैसे इसकी व्याख्या करेंगे मित्रों? आप पहले इसका पद्यांश लिखेंगे। पद्यांश में क्या बताएंगे? पद्यांश आपका होता है कि जो हमारा पद्य खंड होता है जो लिखा हुआ होता है, पहले आप उसकी व्याख्या करेंगे। कैसे होते पहले पढ़ लेंगे एक बार अच्छे तरीके से। कैसे? चरण कमल बंधु हरिराई, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे जिनके भगवान हैं, जो जिनकी चरण है वो कमल के समान है, चरण कमल बंधु हरिराई। सूरदास जी हैं वो भगवान के चरणों के लिए कमल के समान मान लिया है। और क्या कह रहे हैं? चरण कमल बंधु हरिराई, बंधु यानी वंदना करते हैं, हम भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार आप व्याख्या करेंगे। जाकी कृपा पंगु गिर लंगय, सूरदास जी आगे कहते हैं कि जिन भगवान की कृपा से, पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो अंधा व्यक्ति होता है, नेत्रहीन व्यक्ति होता है, उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बहिरा होता है वह सुनने लगता है, गूंगे जो होते हैं वो पुनः बोलने लगते हैं, और रंग चलई सिर छत्र धराई, जो रंग यानी गरीब लोग होते हैं वह भी सिर पर छत्र धारण कर लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय, इस प्रकार सूरदास के जो स्वामी यानी भगवान है वो करुणामय है। बार बार बंधु ते पाई, मैं ऐसे भगवान की, इस प्रकार करुणामय भगवान की बार बार वंदना करता हूं। तो आप इन्हें क्या करेंगे? अपने शब्दों में व्यक्त कर देंगे। और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी सूरदास जी भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? तो दोस्तों भगवान की वो वंदना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिस भगवान की कृपा से, एक कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और जितने भी कष्ट होते हैं वो पल भर में हरण हो जाते हैं। इस प्रकार के भगवान के लिए वह बार बार वंदना करना चाहते हैं। अब बात होती है दोस्तों आपके लेखक और कवि के जीवन परिचय के विषय में। तो आप लेखक और कवि के जीवन परिचय के विषय में कैसे लिखेंगे? मित्रों मैं आपको बता देता हूं, एक लेखक के बारे में मैं आपके लिए सच्ची बात बता देता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि आप इनका याद कर लेते हैं तो आपका बच्ची का नहीं जाएगा। 3 आते हैं, 3 में से करना होता है, और रामचंद्र शुक्ल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप केवल रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ लीजिए। और क्या पढ़िए उनके बारे में? उनकी जन्म सन याद कर लीजिए, जन्म के सन, और क्या कीजिए? उनका जन्म स्थान याद कर लीजिए, जन्म स्थान उनका याद कर लीजिए आप, और आप उनके माता पिता का नाम अगर याद करना चाहते हैं वो कर लीजिए, और आप क्या कीजिए? उनकी मृत्यु की सन याद कर लीजिए। उसके तदोपरांत आप क्या कीजिए? आप उनकी रचनाएं याद कर लीजिए। ये काम आप आज ही कर लीजिए क्योंकि अब अधिक समय शेष नहीं है। एक एक पल हमें लड़ना है, और हमें इन पलों में लड़ करके, संघर्ष कर करके हमें अच्छे अंक प्राप्त करना है। और जो हमारे अंक पत्र पर एक बार अंक चढ़ जाएंगे उनमें दोबारा बदलाव नहीं किया जा सकता।
चाहे आप 1 लाख रुपए छोड़ो, आप 1 करोड़ रुपए दे देंगे, फिर भी आपका एक अंक इधर से उधर दोबारा नहीं होगा। जो आपके अंक पत्र पर एक बार अंक चढ़ जाएंगे वह दोबारा आपके नहीं बदल सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों अभी समय, आप अभी मेहनत कर लीजिए, बाद में जब आप कभी अंक पत्र दिखाएंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि देखिए ये मेरे अंक हैं। तो दोस्तों आप किसी लेखक का जीवन परिचय याद करने के लिए आप ज्यादा इधर उधर मत पड़िए, आप केवल रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, आपका वो पक्का फंसेगा 100%, आप गारंटी देता हूं। ये आता ही आता है, हर बार आता ही आता है। तो आप केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कीजिए, लेखक का जीवन परिचय। अगर याद है बहुत बढ़िया बात है। चलो माना याद है आपके लिए, अब आप जीवन परिचय लिखेंगे कैसे? चाहे कवि हो चाहे लेखक हो, आप उसका जीवन परिचय लिखेंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी, चाहे लेखक हो या कवि हो, उसका आप जीवन परिचय जब लिखेंगे तो आपके लिए 3 स्टेपों में लिखना है उसे। आप उसका पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे उसमें? पहले सबसे पहले डालेंगे नाम ऊपर, जो ऊपर हेडिंग डालेंगे, मानो आपने हेडिंग क्या डाली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपने हेडिंग डाली, से अंडरलाइन कर दिया आपने, ठीक है। जो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं उसे। उसके बाद में आपने क्या किया, ये आपकी सेंटर हेडिंग हो गई। उसके बाद आपने कॉर्नर हेडिंग डाली जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है मित्रों। अब आपने जीवन परिचय के बाद में ऐसे लिखा, इसे अंडरलाइन किया। इसके बाद में आपने इसमें लिखना स्टार्ट किया। इसमें क्या लिखेंगे आप कि हमारे जो रामचंद्र शुक्ल है वह, सबसे पहले आप लिख सकते हैं महान आलोचक, महान आलोचक कह सकते हैं, शुक्ल के प्रमुख कवि कह सकते हैं आप। इस प्रकार से आप शुरुआत करेंगे अच्छे शब्दों से, क्योंकि जो टीचर होता है वह आपकी शुरुआत से बड़ा ही प्रसन्न होता है कि शुरुआत कैसी की है बच्चे ने। आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न, मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक, साहित्यकार एवं महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। आप इतना याद कर लीजिए 2-3 लाइनें। उसके बाद में आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, कौन देखता है आगे, कोई नहीं पढ़ता है आगे। जो भी आप इसमें डेट मेंशन कीजिए, पिता का नाम मेंशन कीजिए, जन्म स्थान मेंशन कीजिए, वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके उसके, क्योंकि जो टीचर होता है वो, उसके पास समय अधिक नहीं होता है, वह क्या करता है आपकी इंपॉर्टेंट चीजें ही देखता है। अगर आपने मेंशन कर दी है तो टीचर बड़ा ही इससे प्रभावित हो जाता है, और उसका जो पेन होता है, जो उसका नंबर देने का जो सिस्टम होता है, वह उसमें आपके लिए 1 नंबर अधिक दे देता है अन्य बच्चों की अपेक्षा। मानो सभी बच्चों के लिए वह इस प्रकार के पेपर में, मतलब जीवन परिचय में आपके लिए 5 अंक का है, उसमें 3 अंक दे रहा है सभी बच्चों के लिए। तो आपके लिए 4-4.5 नंबर दे सकता है आप, अगर आप उसमें फैक्टों को क्या कीजिए, ब्लैक पेन से उन्हें शो ऑफ कीजिए, उन्हें दिखाइए कि बट टीचर के लिए ज्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ज्यादा पढ़ेगा तो वो डीपली नहीं जाएगा और आपको गलत कर देगा। इसलिए आप जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे महान प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, महान आलोचक एवं युग प्रवर्तक, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। फिर क्या लिखेंगे? इनके पिता कानूनगो थे। और एक बात आपके लिए बताऊं, कॉमन बात, किसी भी कभी आप लेखक का अगर जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें ये बात जरूर लिखेंगे कि इनकी माता विदुषी एवं धर्मपरायण महिला थी, क्योंकि किसी भी साहित्यकार का आपने जीवन परिचय लिखा है तो उनकी माता तो वैसे ही विदुषी और धर्मपरायण होती है। तो आप ये लिख देंगे इन्होंने जो प्रारंभिक दीक्षा पाई वह इन्होंने अपनी माता से ही पाई, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा सीखता है, हम कहते हैं कि जो बच्चे का प्रारंभिक स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, वह माँ होती है। इसलिए हम कहते हैं मातृभाषा। मातृभाषा हमारी कहां से आई? माता के द्वारा बोली हुई भाषा। माता हमें जिस भाषा में बोलती है वह भाषा भाई मातृभाषा होती है, और माता जो हमें सिखा देती है वह बच्चा बड़ी ही आसानी से सीख लेता है।
तो इस प्रकार माता का जो रोल होता है वह बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए आप क्या लिखेंगे कि इनकी माता अत्यंत धर्मपरायण महिला थी और विदुषी महिला थी, ये लिख देंगे। थोड़ा बड़ा चढ़ाव देंगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का यह गंभीर प्रकृति का स्वाभिमानी लेखक, समालोचक, दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में चिर निद्रा में लीन हो गए। आप अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप जरूर ही जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, जांच रहा होगा, उस पर आप प्रभाव डाल सकेंगे। अगर आप प्रभाव डालेंगे तो आपके लिए अधिक अंक मिलेंगे अन्य बच्चों की अपेक्षा। इसके बाद में बात करते हैं जीवन परिचय। उसके बाद में और हेडिंग आप क्या डालेंगे? एक तो जीवन परिचय हो गया, उसके उपरांत आप क्या डालेंगे? उसकी साहित्य में स्थान, उन्होंने साहित्य में क्या काम किया है। आप बताएंगे कि उन्होंने साहित्य में इन्होंने कितना योगदान दिया है, इनका साहित्य में किस स्थान इनका कैसा है साहित्य में। तो आप जैसे लिखेंगे हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार। साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। अरे एक महत्वपूर्ण इन्होंने स्थान है इनका साहित्य में। अरे जो इन्होंने साहित्य में योगदान दिया है, इसी वजह से जो हिंदी साहित्य में एक युग उत्पन्न हुआ है शुक्ल युग, वो इन्हीं के नाम से प्रतिपादित हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इसमें। उसके उपरांत आप क्या लिखेंगे? इनकी रचनाएं। आप इनकी रचनाएं याद कर लीजिए और रचनाएं आप बता देंगे, क्योंकि आपका जो महत्वपूर्ण इसमें पूछता है वो क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित लेखकों में से जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी प्रमुख रचना का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आप इनकी मिनिमम 4 से 5 रचनाएं याद कर लीजिए। आपके 2 नंबर तो ये यहाँ से पक्के हो जाएंगे 5 में से। उसके बाद में हाँ जो आपने 2 हेडिंग डाली है तो इनमें 3 में से मिनिमम आपके लिए 2 से 2.5 नंबर मिल जाएगा। 3 में से 3 तो कोई नहीं देता है। लगभग आपके 5 में से लगभग आपके 4 या 4.5 नंबर आपके लिए प्राप्त हो जाएंगे यहां से। उसके उपरांत आपके लिए जो कवि का जीवन परिचय आएगा वहां से भी उपरांत मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्यादा कवियों के जीवन परिचय याद नहीं किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए किन किन कवियों के जीवन परिचय याद करने हैं। सबसे प्रमुख कवि जो हमारे आते हैं वो हमारे सूरदास और तुलसीदास। तुलसी सूर कबीर बिहारी इन सबसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो दोस्तों तुलसीदास और सूरदास को मत भूल जाना, इन्हें तो आपके लिए पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ आपके लिए जो पढ़ना है वो है आपकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इनका क्यों आपके लिए इन्हें क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये एकमात्र महिला कवि है, एकमात्र महिला कवि है, इसलिए इनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो आपके लिए महादेवी वर्मा जरूर जरूर पढ़ना है। अगर आपके लिए लगता है कि मैं कैसे भी नहीं छोड़ूं तो आप सुभद्रा कुमारी चौहान को भी पढ़ सकते हैं, ये भी महिला हमारी साहित्यकार है। और आपके लिए कुछ नहीं पढ़ना है, आप केवल महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास और आपका ज्यादा मन करता है तो आप सुमित्रा नंदन पंत या सुभद्रा कुमारी चौहान में से किसी एक को पढ़ सकते हैं। आप 4 पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें आपके 7 हैं और 7 में से 4 पढ़ के जाएंगे तो आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको छूटना नहीं चाहिए। ये 5 नंबर आपके ठोस होते हैं। आप ज्यादा कुछ ना करें तो इनकी जन्म सन, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं ये चीजें पढ़ लीजिए। आप क्या कीजिए, इन्हें पढ़ने के लिए आप अपनी एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी पर आप क्या कीजिए, आप एक कॉपी लीजिए अपनी, मानो आपने ये कॉपी लिया, आपका कॉपी का ये पेज है। आप इस पेज के लिए क्या कीजिए, एक छोटी सी लाइन यहां पर डालिए, पतली सी। यहां पर क्या कीजिए, नाम डालिए लेखकों के,
यहाँ पर लेखकों में तो मैंने बता दिया कि एक ही फंसेगा, कौन? रामचंद्र शुक्ल। मानो आपने डालो रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हेडिंग डाली? जन्म। वहां पर आप क्या करेंगे? जन्म सन और जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम डाल देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? मृत्यु। मृत्यु में आप इनकी मृत्यु सन डाल देंगे। उसके उपरांत क्या लिखेंगे? रचनाएं। आप क्या कीजिए? उनकी रचनाएं लिख लीजिए जो आपके लिए सही लगती हैं, लगभग 5 से 6 रचनाएं लिख लीजिए। उसके बाद में क्या लिखेंगे? आप दूसरे कवि का नाम डालेंगे, मानो सूरदास। उसमें भी क्या कीजिए? जन्म, मृत्यु और रचनाएं। ऐसे ही आप जो मैंने बताए हैं 4 आपके पद्य में और एक इसमें गद्य में, आप ये पांचों की एक पेज पे क्या कीजिए? टेबल बना लीजिए। उसमें लिखिए क्या कीजिए? जन्म, मृत्यु और रचनाएं। इस प्रकार से तीनों को डिवाइड करके सबकी लिख लीजिए। और आप क्या कीजिए? जब भी खाली समय में बैठे, जब भी नाश्ता कर रहे हो, तो एक बार में टॉनिक के रूप में इसे देख लें, स्मरण कर लें। जैसे किसी से अगर आप ज्यादा प्रेम करते हो तो आप उसके द्वारा किया हुआ एक मैसेज होता है उसे बार बार निहारते हैं, या किसी के द्वारा भेजा हुआ प्रेम पत्र होता है तो उसे बार बार पढ़ते हैं। उसी प्रकार क्या कीजिए? इसे बार बार पढ़िए। इसका पर्चा जो बना के जेब में रख लीजिए। जब कभी भी बैठे तो क्या कीजिए? पर्चा निकाला, देख लिया। जब पेपर देने भी जा रहे होंगे उससे पहले भी एक बार पर्चा निकाला, देख लिया, निगाह मार ली। प्रेम पत्र की तरह जेब में रख लीजिए। और जिस प्रकार प्रेमी के द्वारा भेजा हुआ एक पत्र आप बार बार पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस पर निगाहें मारिए। ये आपका करियर बना देगा। इससे आपके 10 नंबर में से लगभग 9 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार आपने अगर लिखा तो। दोस्तों बात आती है संस्कृत खंड की। संस्कृत खंड में आपके लिए जीवकाति अनुवाद करना पड़ता है। और आप चाहें कि मैं इसमें आप मेरे अंक पक्के करा दीजिए, तो दोस्तों उसमें अंक पक्के कराने वाला आपकी चीज है श्लोक। श्लोक आपके इसमें अंक प्राप्त करा सकता है। दोस्तों आप अपनी संस्कृत से कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए। 2 श्लोकों में एक श्लोक और है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक आप ये याद कर लीजिए। इसके अलावा एक और याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से एक याद स्मरण किया हुआ, कंटेस्ट किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें ना दिया गया हो, पढ़ के देख लेना, जो श्लोक दिए हो उसमें ना आया हुआ हो। और उसके उपरांत वो आप एक लिख देंगे, उसमें आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, जो श्लोक के नंबर होंगे। और संस्कृत खंड की बात रही, इसमें आप एक बार पढ़ लीजिए, निगाह मार लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। अगर आपका फंस जाता है आप 2-2 चीजें तैयार करके जाइए। इसमें क्या आप एक तरीके से सट्टा खेल रहे हैं। अगर आपका फंस गया तो आपके अंक दे जाएगा, अन्यथा आपको नहीं जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, संस्कृत में अगर आप सोचे संस्कृत खंड में कि आप जीवकाति लिख देंगे, वो व्याख्या कर देंगे, तो व्याख्या नहीं करनी, यहाँ पर हमें अनुवाद करना है। यानी हमें उसका हिंदी रूपांतरण करना है, संस्कृत का रूपांतरित करना है, ट्रांसलेट करना है, ना कि हमें व्याख्या करनी है। जब दोस्तों आपके लिए कुछ भी ना बचे तो खाली मत छोड़ना, ये सोचो कि मुझे नहीं आता तो खाली छोड़ दे। मित्रों आप उसमें कुछ भी बना के लिखाना, लेकिन आप खाली छोड़ मत आना। खाली छोड़ेंगे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लिख के आएंगे तो आपके लिए 50% नंबर तो देगा ही एग्जामिनर। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं निबंध की, जो कि हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो हमारा देखते हैं कितने अंक का आता है। मित्रों हमारा निबंध जो आता है वो आता है 9 नंबर का। अब मित्रों 9 नंबर बहुत होते हैं और 9 नंबरों में से जिस प्रकार मैं बताऊंगा आपके लिए, अगर उस प्रकार आपने निबंध लिख दिया तो मित्रों 9 में से आपके 7 नंबर तो बिल्कुल पक्के ही हो जाएंगे। कैसे? देखिए मित्रों, निबंध आया आपका, माना निबंध आपका, निबंध का विषय था परोपकार। तो मित्रों जो लिखने का बेस्ट तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, आपने परोपकार हेडिंग डाली निबंध में, उसके उपरांत आपने क्या किया, साइड में एक जगह इतनी सी ले ली, जो आपका पेज है उसमें से इतनी जगह काट ली, ऐसा एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स में ऊपर आपने क्या लिखा, रूपरेखा। क्यों मित्रों, इससे ये होता ना एग्जामिनर के पास समय होता नहीं है तो वह आपकी इस रूपरेखा को देख के समझ जाता है कि आपने कैसा लिखा होगा। इसलिए आप रूपरेखा में क्या कीजिए, अपने सबसे पहले डालिए प्रस्तावना,
उसके बाद में डालिए उपसंहार, और बीच बीच में जो आपके मन में हेडिंगें बनी वो हेडिंगें डालिए। ये क्या लिखिए, परोपकार मनुष्य हृदय का सर्वश्रेष्ठ गुण। एक तो आपकी हेडिंग ये होगी, उसके उपरांत आप एक हेडिंग और डालेंगे इसमें। लगभग आपके लिए 3 हेडिंगें डालनी ही डालनी है। अब आप क्या लिख सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाना, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। देखेंगे, परोपकार मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ठीक है मित्रों, एक हेडिंग अगर आपके मन में और आती है वो लिख देंगे। इसमें आपने रूपरेखा लिख दी। अब आपने सबसे पहले प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना में परोपकार के बारे में क्या बताएंगे, देखेंगे परोपकार जो है वो मनुष्य के हृदय का सर्वश्रेष्ठ गुण है। परोपकार ही एक ऐसा गुण है मनुष्य का जो उसे मनुष्य के रूप में व्यवस्थित करता है। अन्यथा मनुष्य तो बहुत है, लेकिन जैसे कि हमारे मैथिली शरणगुप्त जी ने बड़ा ही उचित लिखा है, आहा वही उदार है, परोपकार जो करे मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए जिए। दोस्तों, मनुष्य वही होता है जो एक मनुष्य के काम आए, और अगर मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आया तो मेरी नजरों में तो वह मनुष्य नहीं, मनुष्य वह मेरी नजरों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्य के काम ही नहीं आया। तो मित्रों, जो परोपकार है, जैसा कि अब आपने ये सब चीज डाल दी, उसके उपरांत आप क्या करेंगे, निबंध में जो मेन रोल होता है वो होता है कोटेशंस का। अब आप परोपकार विषय पे कोटेशन डालिए। कैसे कोटेशन, जैसे लिखेंगे आप, एक तो मैंने बताया मैथिली शरणगुप्त ने उचित ही लिखा है, आहा वही उदार है, इसमें लिख सकते हैं मनुष्य के हृदय का सर्वश्रेष्ठ गुण में, ये इसमें लिख सकते हैं मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए जिए। और आप इसे क्या कीजिए, ब्लैक पेन से उसमें लिख दीजिए। क्या कीजिए, ब्लैक पेन से उसे इंडिकेट कर दीजिए, दिखा दीजिए उसे। जैसे मानो आपने लिखा, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार आप जो कोटेशंस इसके अंदर सम्मिलित करते हैं, ये आपके लिए अच्छे अंक दिलाने का कार्य करती हैं। आपके लिए अगर 9 नंबर में से 7 या 8 अंक चाहिए या 9 अंक चाहिए, तो आप क्या कीजिए, कोटेशंस का प्रयोग जरूर कीजिए और इस प्रकार से साइड में रूपरेखा अवश्य लिखिए। इससे आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि टीचर समझता है कि ये तरीका जो होता है वो एक टॉपर का होता है, एक ज्ञाता का होता है। आप इसे लिखने के बाद में इसमें और डाल सकते हैं परोपकार में, परहित सरिस धर्म, जैसे तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये भी डाल सकते हैं आप। हम मित्रों बात करते हैं अंतिम में खंड काव्य की। खंड काव्य आपके क्षेत्र में जो भी चलता है, उस खंड काव्य से आप नायक का चरित्र चित्रण जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। उसमें आप जो सर्ग हैं, उस सर्ग की व्याख्या एक बार से पढ़ लीजिए, तो आपसे पूछ सकता है प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग की व्याख्या कर दें, तो आप वो कर सकते हैं। अब अगर महिला पात्र कोई है तो महिला पात्र की भी आपको उसकी जो चरित्र चित्रण है महिला पात्र का भी लिख सकते हैं।
अब बात करें अगर आप बरेली से हैं, अगर आपका मेवाड़ मुकुट खंड का भी चलता है तो आप उसमें क्या कीजिए, महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण उसमें तैयार कर लीजिए। जैसे कि और हाँ, महाराणा जब चरित्र चित्रण तैयार करते हैं तो उसमें हेडिंगें जरूर सम्मिलित कीजिए और हेडिंगों के साथ में उसमें कोटेशन डालिए। जैसे मानो मेवाड़ मुकुट में आपके एक कोटेशन है हल्दी घाटी वाला में, जब वो कहते हैं इनका जब घोड़ा जो अश्व होता है उसमें लिखेंगे कि चेतक जी नाम था उसका, तो उसमें आप लिखेंगे कि हल्दी घाटी खोकर जब हम अस्त व्यस्त भागे थे, चेतक ने मुझे बचाकर स्वयं प्राण त्यागे थे। चेतक मेरे बंधु सखा प्रिय, जन्म जन्म के साथी हो, अमर वीर हल्दी घाटी के, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। तो ये क्या है, महाराणा प्रताप लिखेंगे आप कि जब महाराणा प्रताप चेतक के साथ में हल्दी घाटी युद्ध लड़कर के आते हैं और जब चेतक का स्वर्गवास हो जाता है तब वे रोते हैं और कहते हैं, हल्दी घाटी खोकर जब हम अस्त व्यस्त भागे थे, चेतक ने मुझे बचाकर स्वयं प्राण त्यागे थे। चेतक मेरे बंधु सखा प्रिय, जन्म जन्म के साथी हो, अमर वीर हल्दी घाटी के, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। अगर आप इस प्रकार कोटेशन उसमें सम्मिलित करेंगे तो आप जरूर ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, जो मुझे आज आपको समझाने का जो मौका मिला, जो मैंने आपको समझाया आज, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप उसे बड़े ही अच्छे तरीके से समझा होगा और इस तरीके को आप पेपर में अप्लाई करेंगे। मैंने एक बात आपसे शुरू में भी कही थी और बाद में भी कहता हूं कि आप पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आएंगे, चाहे वह कैसा भी पेपर हो, आपको उसमें लिखना जरूर है। और ये भी नहीं कि हम कुछ भी लिख दे रहे, थोड़ा बहुत रिलेटेड लिखना है तो आपके लिए अच्छे अंक मिलेंगे। मित्रों, अंत में मैं यही कहता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक, क्योंकि जो हमारे बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे नवागंतुक हैं, हमारे जो नए मित्र हैं, उन सभी को शेयर कीजिए जिससे वह देखें और वह इस तरीकों को अपनाएं। मित्रों, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप जरूर ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अंत में मैं अखिल प्रताप सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा।